हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 10 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख ले, ताकि आपका इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसके पिछले क्लास में यानी प्रमेय 6.3 को पढ़े थे, उसको समझे भी थे और उसका जो प्रूफ है वो भी देख चुके थे। ठीक है, आज क्लास में हम लोग प्रमेय 6.4 को समझेंगे और उसका प्रूफ भी देखेंगे। तो अपना कलम को भी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा प्रमेय आपका 6.4। ये 6.3 हो गया था, ये 4 है। देखिए तो प्रमेय 6.4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारा, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये प्रमेय 6.4 बोल रहा है, यदि किसी दो त्रिभुज में उन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण समानुपात यानी संगत कोणों का अनुपात बराबर हो आपस में तीनों, तब क्या होगा, उन दोनों त्रिभुज में अपने आप ये प्रमेय कहता है कि उन दोनों त्रिभुज में जो संगत कोण होंगे वो अपने आप बराबर होंगे। ठीक है, और जैसे ही किसी भी दो त्रिभुज में उसके संगत कोण बराबर हो जाए और संगत भुजाएं का अनुपात बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज होंगे। क्योंकि समरूप त्रिभुज होने के लिए यही दो कंडीशन है। पहला है कि उन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या बराबर हो और उन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो। यही दो कंडीशन बोलता है समरूप होने के लिए। अर्थात हमको ये इसको अगर शब्दों में लिख करके समझना चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं इसको, इस प्रमेय को, कि मान लीजिए अब क्या है, दो त्रिभुज मान लेते, कोई त्रिभुज मान लेते हैं समझने के लिए। मान लेते हैं क्या है, ये हमारा त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ABC मान लेते हैं। इसका नाम क्या है, ABC है। और दूसरा जो त्रिभुज है वो उसका नाम क्या है, वो ले लेते हैं हम PQR। इसका जो नाम है हम PQR ले लेते हैं, PQR। ठीक है, चलिए हम बोलते हैं प्रमेय में दिया गया है, दिया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है, दिया है कि ट्रेंगल ABC तथा ट्रेंगल PQR में, ट्रेंगल PQR में, आर में क्या है, इनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है यानी समानुपाती है। अर्थात AB का संगत भुजा क्या है, PQ, BC की संगत भुजा क्या है, QR, और AC की संगत भुजा क्या है, PR। अर्थात AB और PQ का अनुपात बराबर होगा BC और QR के अनुपात के, और ये बराबर होंगे AC और PR के अनुपात के। यानी इसको लिख सकते हैं क्या होंगे, तो ये प्रमेय बोलता है इतना हमें क्या क्या है, AB और PQ का अनुपात बराबर होगा BC और QR के अनुपात के, और ये बराबर होंगे हमारे AC और PR के अनुपात के। ठीक है, ये हमको ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल PQR में दिए गए हैं इस प्रमेय 6.3 के साथ। तो इस प्रमेय से बोलता है तो हम बोलेंगे तो प्रमेय 6.3 कहता है, हम बोलेंगे क्या बोल सकते हैं, इससे हम बोल सकते हैं कि अपने आप ही क्या है, एंगल इसके संगत भुजाएं भी क्या है, संगत कोण भी क्या है, बराबर होंगे। यानी एंगल A बराबर यानी कोण A बराबर कोण P होगा, कोण A बराबर कोण P होगा, कोण B बराबर कोण Q होगा, कोण B बराबर कोण Q होगा, और कोण C बराबर कोण R होगा, कोण C बराबर कोण R होगा। अतः अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि किसी भी दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए दो ही कंडीशन चाहिए। पहला क्या है, उनके संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो। देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। अतः लिख सकते हैं कि अतः ट्रेंगल ABC समरूप होंगे ट्रेंगल PQR के। ठीक है, ये हमारा प्रमेय 6.3 है। प्रमेय 6.3 है कि अगर दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो प्रमेय 6.3 से क्या होगा, उनके संगत कोण भी क्या है, आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी उनके संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर दिया गया है तो ये उनके संगत कोण भी क्या है, अपने आप बराबर हो जाएंगे।
हम लोग जानते हैं कि ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल रहे किसी दो त्रिभुज में, मतलब वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है, क्योंकि समरूपता की कसौटी भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए, वो जबकि दो कसौटी होता है, ये दोनों ही होता है दोनों। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रमेय समझे होंगे। अब क्या है, इस प्रमेय का हम प्रूफ भी आपको बताएंगे। ऐसे कह सकते हैं ना कि प्रमेय, हाँ ठीक है, ये प्रमेय ऐसे बोलता है कि इसका समानुपाती होगा भुजाओं का अनुपात, तो ये बराबर होगा कोण, लेकिन इसको हम एक बार बताए तो सही, कोई प्रूफ तो करे, क्या है इसका हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, चलिए, तभी तो मानेंगे। मैथ में हर चीज का प्रूफ होता है, लॉजिक, लॉजिक मैजिक। ठीक है, चलिए, ऐसा करिए, दोनों को वीडियो रोकिए, दोनों को उतार लीजिए, फिर क्या हम आगे बढ़ते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ये तो बस कॉन्सेप्ट था, ये क्या है, ये प्रमेय था हमारा। उतार लिए इसको। चलिए, उतार लिए हैं तो इसको मिटाते हैं और क्या हम इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रमाण करते हैं। मिटा दे इसको, चलिए मिटाते हैं। इस प्रमेय का प्रमाण करते हैं। ध्यान दीजिए, प्रमेय हो सकता है कि प्रूफ करने में थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है भाई, थोड़ा सा लंबा रहेगा ही। हालांकि ये प्रमेय तुमको आपको कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, जो कॉन्सेप्ट भी बताएं समझाएं, उस कॉन्सेप्ट को हमेशा बार बार इस्तेमाल करवाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन में। लेकिन बेसिकली ये डायरेक्ट आपको प्रमेय सिद्ध करने नहीं बोलेगा। ठीक है, तो फिर भी क्या है, जानकारी के लिए हम जान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको हम प्रमाणित करते हैं। सिंपल, इसको प्रमाणित करने के लिए क्या है, इस प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले दो त्रिभुज मानना पड़ेगा। पहले मानते हैं, तो एक त्रिभुज का नाम मानते हैं हम, इसका सही से दिख रहा है ना, कहीं ओवरलैप नहीं कर जाए। ये आपको मान लेते हैं क्या है, इसका नाम है ABC, ABC, और एक त्रिभुज मान लेते हैं यहाँ पे, इसका नाम हम मान लेते हैं क्या है, PQR है, PQR। ठीक है, दो त्रिभुज मान लिए। अब क्या करना है, यहां पे लिखेंगे कि दिया है, दिया है, दिया क्या क्या दिया गया है कि ट्रेंगल यानी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, इन दोनों में। ठीक है, चलिए, क्या दिया गया है, इनके इन दोनों भुजाओं के संगत भुजाएं जो है, मतलब इन दोनों त्रिभुज में इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। ये हमको प्रमेय दिया गया है। ये देखिए क्या बोल रहा है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, यानी इनके भुजाओं का अनुपात समानुपाती, ऐसा बोल रहा है। अर्थात AB बराबर होगा AB बटे PQ, क्योंकि संगत भुजा PQ AB की संगत भुजा क्या है, PQ है, BC बटे QR बराबर है BC बटे QR के, BC बटे QR, और ये बराबर है AC बटे PR के, AC बटे PR के। ठीक है, अर्थात इसके इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर, ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, इसको सिद्ध क्या करना, हमको सिद्ध करना है कि यदि इसके भुजाओं के अनुपात अगर समानुपाती हो, तो इसके जो संगत कोण है वो बराबर होंगे, अभी तो हम समरूप साबित कर पाएंगे दोनों को। क्या हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एंगल A बराबर है एंगल A बराबर है एंगल P के, मतलब कोण A बराबर है कोण P के। हिंदी में कोण कहते हैं और इसी को कोण को इंग्लिश में क्या है, एंगल कहते हैं। उसी प्रकार से कभी कभी क्या है, ट्रेंगल बोल दिए होंगे, तो हिंदी में त्रिभुज, और त्रिभुज का इंग्लिश में क्या है, ट्रेंगल बोलते हैं। तो ट्रेंगल त्रिभुज एक ही है, और एंगल और कोण दोनों एक ही है, इन दोनों में क्या है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर होगा कोण B बराबर कोण Q के, कोण Q के, और कोण C बराबर होगा कोण R के, कोण R के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, हमारा यहाँ पे रचना करना पड़ेगा। ठीक है, रचना, या इसी बोल सकते हैं इसको, या ऐसा करते हैं थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं ताकि जगह इधर बचे और कुछ और लिख पाए इधर, क्योंकि देखिए प्रमेय थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए क्या है, जगह को बचाना जरूरी है, नहीं तो फिर जगह ही नहीं बचेगा दोबारा लिखने के लिए। ठीक है, यहां लिखते हैं कोण A बराबर होगा कोण P के, कोण B बराबर होगा कोण Q के, और कोण C बराबर होगा कोण R के। या बोल सकते हैं तथा
ट्रेंगल ए बी सी समरूप होंगे ट्रेंगल पी क्यू आर के, इसको साबित करना है, पी क्यू आर के, ठीक है। मतलब इसको साबित करेंगे तो अपने आप ये साबित हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को साबित करना है, ठीक है। चलेगा, बढ़ते हैं। अब क्या है, इसको प्रूव करने के लिए क्या है, आपको एक रचना करना पड़ेगा, रचना, कंस्ट्रक्शन। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम इस पी क्यू पर ऐसा बिंदु लेंगे कि जो नया रेखाखंड बनेगा वो क्या है, ए बी के बराबर हो, और इस पी आर पे भी हम ऐसा कहीं पे पॉइंट लेंगे कि हमारा जो नया जो रेखाखंड बना होगा वो रेखाखंड की लंबाई क्या है, एसी के बराबर है। अर्थात हम क्या लेंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी क्यू पर बिंदु, पी क्यू पर बिंदु एम तथा पी आर पर बिंदु एन, इस प्रकार लेंगे कि हमें यहाँ पे m हो जाएगा, यहाँ पे n ले लेते हैं, ठीक है। ये m हो गया, ये हमारा n हो गया, पी क्यू पे m लिए और पी आर पे n लिए, ठीक है, पी आर पे n लिए, बिल्कुल सही है। इस प्रकार लेंगे कि हमें पीएम की लंबाई ए बी की लंबाई के बराबर हो, अर्थात ए बी बराबर पीएम हो तथा एसी बराबर पी एन हो। इस एसी की लंबाई इस पीएन की लंबाई के बराबर हो। हमको ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं लेना पड़ेगा, रचना ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब क्या है, इन दोनों बिंदुओं को क्या है, मिला देते हैं। देखिए, इनको मिलाने से क्या है, एक नया ट्रायंगल बन गया जिसका नाम क्या है, पी एम एन। चलिए, अब क्या हम प्रमाण करते हैं, रचना तक हम कर चुके हैं। अब यहां से हमारा मेन मुद्दा स्टार्ट होता है, जो हमारा प्रमाणित करने का जो प्रोग्रेस होता है, यहाँ मेन मुद्दा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, प्रमाण से, ठीक है। चलिए, क्या करें, यहाँ पे देखिए, जो दिया गया जानकारी है उसका इस्तेमाल करते हुए हम आगे इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए, दिया गया जानकारी क्या है कि इन दोनों त्रिभुज हो गए जो ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर के संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती, ये हमको दिया गया है। इसी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करेंगे, इस वाले से, ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बीसी बटे क्यू आर के, बीसी बटे क्यू आर के। चलिए, इस जानकारी से हम इस्तेमाल करते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, रीजन इसका देंगे, यानी कारण लिखेंगे, क्या है, दिया गया है, अच्छा लिख देते थोड़ा सा, दिया गया है। अब क्या करें, देखिए, तो चूंकि हम जानते हैं कि ए बी बराबर पी एम है, ए सी बराबर पी एन है रचना से, अर्थात यहां लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर पी एम है तथा ए सी बराबर पी एन है। ये क्यों है, क्योंकि हमने ऐसा रचना ही किया है, क्योंकि इसका रचना ही कुछ इस प्रकार से हमने किया है। चलिए, रचना से, ठीक है, रचना से। अब देखिए, तो अगर ए बी बराबर पी क्यू है तथा ए सी बराबर पी एन है, तो क्या हम लिख सकते हैं, इस स्टेप को, अगला ये स्टेप क्या लिखाएगा, ये स्टेप हमारा हो जाएगा, ए बी पे हम पीएम लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, यहां हमारा हो जाएगा ए बी को क्या पीएम इस्तेमाल करते हैं, तो पीएम बटे ये क्या हो जाएगा, पी क्यू, सही है, बराबर। और जो हमारा बीसी है, ओ सॉरी, क्या है, ये जो बीसी हमारा एसी बराबर पीएन है, तो क्या है, एसी पॉइंट को लेते हैं, ठीक है, यानी एसी बटे पी आर, इस वाले भाग लेते हैं, बीसी बटे क्यू आर को नहीं लेते, क्या है, इसको लेते हैं, ठीक है, ताकि हम रचना इसी की है, तो इसी वाला लेते हैं, ठीक है, ये हम डालते हैं, हम ले लेंगे, क्या है, इसको ले लेते हैं, दिया गया जो जानकारी है, एसी बटे पी आर। चलिए, इस जानकारी का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ए बी बटे पी क्यू बराबर है एसी बटे पी आर के, कंस्ट्रक्शन हमने एसी बराबर पी एन किया है, यहाँ पे पी आर भुजा पे हमने कंस्ट्रक्शन किया है, इसलिए हमको पी आर भुजा वाला जानकारी को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसलिए क्या हमको एसी बटे पी आर यहाँ लेना पड़ेगा। चलिए, इसको लेते हैं। अब क्या लिख सकते हैं हम, एसी बराबर है क्या है, पी एन के, यहाँ लिख सकते हैं कि पी एन, एसी बराबर क्या है, पी एन ले लेते हैं, और पी आर तो पी आर रहेगा ही उसी तरह से। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया हमारा, ओ तरीके, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है ना, ध्यान दिए ने, ये थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं ताकि हमको हमारा ओवरलैप ना हो। हाँ, लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल पी क्यू आर में, अब तो नहीं ओवरलैप कर रहा होगा, हाँ चलिए, अब ओवरलैप नहीं कर रहा है।
अब जानकारी सही है, ठीक है। चलिए अब क्या है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हमारा प्रोसेस आया था? प्रोसेस आया था कि पीएम इतना, इसके जानकारी है, मतलब इस वाले हमको दिया गया, जानकारी दिया गया था, और ए बी बराबर पीएम है, ए सी बराबर पीएन है, हमको दिया गया है। अर्थात ए बी जगह पे क्या हम पीएम लिख सकते हैं और ए सी जगह क्या है पीएन लिख सकते हैं। उस बार देखिए ए बी जगह पे पीएम आया, क्या ए बन गया, और यहाँ देखिए क्या है ए सी जगह क्या है, हमने पीएन का इस्तेमाल किया, ठीक है, ये बन गया। अब क्या करना है, इस तरह से हम आगे स्टेप बढ़ाते हैं। यहाँ से क्या होगा, इसको व्युत्क्रम कर लीजिए। यहाँ बोल सकते क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अंश वाला को हर में, हर वाला को अंश में कर देना। यदि कोई पूछे कि 3/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 7/3। ये आपका ये व्युत्क्रम हुआ, मतलब अंश वाला हर में चल गया, इस हर वाला क्या है अंश में चल गया, ऊपर चल गया, ठीक है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये हमारा व्युत्क्रम कहलाता है, ठीक है। व्युत्क्रम करना मतलब अंश वाला हर में, हर वाला अंश में करना, ठीक है। मिटा दे इसको, व्युत्क्रम का मतलब समझ गए, मिटा दे इसको। अब क्या देखे, तो इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो पी क्यू ऊपर चल जाएगा, पी नीचे जाएगा, उस तरह क्या पी आर ऊपर चल जाएगा और पी एन नीचे चला जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू बटे पी एम, ठीक है, उल्टा हो गया, बराबर है पी आर बटे पी एन के, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, दोनों तरफ को एक घटाना है, दोनों तरफ एक घटाने पे, दोनों तरफ एक घटाने पर, एक घटाने पर, चलिए तो घटा दे दोनों तरफ एक, पी क्यू बटे पी एम में, पी एम में माइनस एक करेंगे, बराबर इस पी आर और पी एन में क्या है, हम एक करेंगे, माइनस एक करेंगे। फाइनली क्या आ जाएगा हमारा, ये फाइनली हमारा आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारा पी एम, और ये हमारा आएगा पी क्यू, और ये माइनस आएगा हमारा पी एम। ये क्या है, भिन्न के घटाओ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है एलसीएम लेते हैं, तो पी एन एलसीएम आ जाएगा, और पी एन से पी एन एक गुणा कटेगा तो पी आर के पी आर यहाँ ऊपर जाएगा, और माइनस पी एन यहाँ है तो मतलब पी एन एक गुणा हो जाएगा एक में, तो मतलब यहाँ का जाएगा पी एन आ जाएगा, एक गुने पी एन तो पी एन ही रहेगा नहीं, इतना। अब जो कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान दीजिए, तो देखिए आकृति में पी क्यू माइनस पी एम करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो इस पूरे बड़ा वाला में ये जो हमारा पी क्यू जो दिया गया है, पी और क्यू जो दिया गया है रेखाखंड, इसमें क्या है एम यहाँ पे काटता है, एम यहाँ पे काटता है, बोल रहा है इस पी क्यू में क्या है, हम पीएम को हटाते हैं, इस पूरे लंबाई जो इतना लंबाई रेखाखंड इसमें क्या है, इस पीएम को हम घटा देते हैं, इसको पीएम को क्या हम घटा देंगे, क्या बचेगा हमारा, क्या बचेगा हमारा एक क्यूएम बचेगा, क्योंकि इतना को घटा दिए हैं हम, फाइनली क्या बचा हमारा क्यूएम। तो इस पूरे पीएम में, पीक्यू में यदि हम पीएम को घटा दे तो क्या मिलेगा, हमारा क्यूएम बचेगा। अर्थात क्या मिलेगा यहाँ पे हमारा, लिख सकते हैं हम पी क्यू माइनस पीएम करे, यदि इस PQ में इतना को घटा दे, मतलब इतना गायब कर दे, क्या बचेगा आपको, सिर्फ QM बचेगा, इतना वाला बचेगा, तो QM इतना बराबर होगा QM तथा और PR माइनस PN इतना बराबर क्या होगा, यदि इस पूरे PR इस रेखाखंड में हम PN को घटा दे, मतलब इस वाले भाग को घटा दे, क्या बचेगा आपको, ये वाला भाग बचेगा, यानी RN बचेगा। क्या इतना बराबर RN होगा हमारा। अब क्या है, इस जानकारी को जो हमारा ये स्टेप इसमें क्या हम इंप्लीमेंट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। चलिए क्या होगा, देखिए तो पी क्यू माइनस पी एम बराबर क्या होता है, क्यूएम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके साथ क्या लिखेंगे हम क्यूएम लिखेंगे, क्यूएम बटे ये क्या हो गया हमारा पी एम बराबर है ये हमारा पी एन बटे ये, सॉरी पी एन तो नहीं है यहाँ, क्या हो जाएगा पी आर माइनस पी एन, पी आर माइनस पी एन बराबर क्या है आर एन है, तो यहाँ लिखा होगा हमारा आर एन, आर्यन बटे ये क्या हमारा पीएन है, तो पीएन हमारे यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब देखिए एक बार क्या हम व्युत्क्रम किए थे, क्या है, तो हम फिर से सोजा कर लेंगे, एक बार फिर से व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से व्युत्क्रम करने पे यहाँ लिखेंगे फिर से व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर एक बार फिर से व्युत्क्रम करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, ये फिर से उल्टा हो जाएगा, अंश वाला हर में, हर वाला अंश में हो जाएगा। देखिए क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा पीएम ऊपर चला जाएगा, पीएम बटे क्यूएम बराबर हो जाएगा पीएन बटे आर एन एस में, हर में आ जाएगा, आर एन नीचे से आ गया, ये जानकारी आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या है, आप आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दें हम। चलिए अब इस जानकारी क्या हम आगे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान देखिए, ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए, पी क्यू आर में अब लिखेंगे, अब ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में देखिए, तो पी क्यू आर में, पी क्यू आर में एम
पी एम बटे क्यू एम, पी एम बटे क्यू एम बराबर है पी एन बटे आर एन के। अर्थात इसको बोलेंगे क्या है, बराबर है, यहां लिखेंगे इसमें पी एम बटे क्यू एम बराबर है पी एन बटे आर एन के। अब बोलेगा कहां से लिखा, कहां से निकाला गया, यहां लिखे क्या है, ऊपर में हम सिद्ध किए हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिद्ध किया गया, या एक सिंपल क्या है, इसको आप समीकरण भी मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल क्या, इसको हम सिद्ध किए हैं ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या है, सिद्ध हुआ है, ऊपर में सिद्ध है, कारण में इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ पे सिद्ध किए हैं। चलिए अब देखिए, दो ट्रायंगल पी क्यू आर में पीएम क्यूएम का अनुपात, पीएम और क्यूएम का अनुपात बराबर है पीएन और आरएन के अनुपात के। अर्थात परमेय 6.2 से क्या हो जाएगा हमारा, परमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, ये एम एन समांतर हो जाएगा क्यू आर के, एम एन समांतर हो जाएगा क्यू आर के। क्यों, क्योंकि परमेय 6.2 हमारा कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसमें यदि कोई रेखा उस त्रिभुज के दो भुजाओं को काटे, यदि कोई रेखा इस त्रिभुज के दो भुजाओं को काटे, ये भुजा काट रहा है, तो यदि कटा हुआ भाग समानुपाती हो, यानी समान अनुपात में हो, तो अर्थात वो जो रेखा है जिसके द्वारा ये भुजाएं, दो भुजाएं कटे था, वो रेखा क्या होगा, उस भुजा के तीसरी भुजा से, यानी उस त्रिभुज के तीसरी भुजा से क्या होगा, समांतर होगा। ये हमें परमेय 6.2 कहता है, इसको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो परमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, ये एम एन हमारा क्यू आर के समांतर है, क्योंकि हमको ये देखिए पीएम और क्यूएम के अनुपात बराबर है पीएन के अनुपात, पीएन और आरएन के अनुपात के, हमारा यहाँ पे दिया गया, सिद्ध हुआ गया, यहाँ पे पहले हम निकाल चुके थे। तो हम परमेय 6.2 से कह सकते थे क्या है, कि पीएन समांतर है क्यू आर के। चलिए यहां तक समझ में आया आपको। चलिए अब देखिए, यदि एम एन समांतर है क्यू आर के, तो देखिए एम एन क्या, देखिए एम एन क्यू आर, इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको एम एन क्यू आर, यहाँ पे एम एन है और ये हमारा क्या है, क्यू आर है, क्यू आर नीचे हमारा है। इसमें देखिए क्या एक तिर्यक रेखा काट रहा है, ये एम क्यू क्या है, एक तिर्यक रेखा नहीं काट रहा है, यहाँ से बोल सकते हैं ऐसे एम क्यू यहाँ पे काटा गया है, यहाँ पे है तिर्यक रेखा टाइप का काट रहा है, ठीक है। इस तरह से रेखा अगर कोई बना हुआ है, यहाँ पे पॉइंट एम है, यहाँ पे एम है पॉइंट, यहाँ पे क्यू एम है, क्यू पॉइंट है, इस तरह से क्या है, तिर्यक रेखा काट रहा है। ध्यान देखिए, तो क्या हमारा ये रेखा बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा इस कोण के संगत कोण से। यदि किसी दो समांतर रेखा के एक तिर्यक रेखा काटता है, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, जब भी दो समांतर रेखा को, यानी समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है, तो उससे क्या है, संगत कोण जो होते हैं उनके, ये संगत कोण कहलाते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे कोण बनते हैं, संगत कोण, एकांतर कोण या अंतर कोण या बाह्य कोण, इससे पहचानने वाली बात है, अंतर कोण, बाह्य कोण, ये सारे कोण बनते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को क्या है हम पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप रखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। मिटा दे, इसको हम मिटाते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या था, एम कोण एम बराबर कोण क्यू होगा, कोण क्यू होगा, तथा कोण एन बराबर कोण आर होगा, मतलब ये कोण बराबर होगा इस कोण के, ठीक है। और कोण एन बराबर कोण आर होगा, मतलब कोण ए बराबर होगा इसके। अर्थात इसको लिख सकते क्या, इसको लिखेंगे संगत भुजा से, संगत भुजा कहते हैं, संगत कोण से, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। और एंगल एन, यानी कोण एन जो है बराबर होगा कोण आर के, कोण एन जो है बराबर है कोण आर के। ये भी क्या है, सेमी वही ला, ये एम एन क्या है, एम एन देखिए है एक समांतर रेखा, क्योंकि एम एन समांतर रेखा क्यू आर पहले सिद्ध कर चुके हैं। इसमें एक तिर्यक रेखा देखिए काट रहा है, ये तिर्यक रेखा काट रहा है, तो ये कोण बराबर इस कोण के, अर्थात ये कोण बराबर होगा इस कोण के, संगत कोण से बराबर है, क्या है, कोण आर क्या है, बराबर है कोण एन के, यानी कोण एन बराबर क्या है, कोण आर के। ये भी क्या है, संगत कोण से, ये सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है, संगत कोण से। इसको क्या है, हम समीकरण 2 रखते हैं, इसका नाम समीकरण 2 इसका नाम रख देते हैं। मिटा दे, इसको मिटा दे, समीकरण 2 इसका नाम रख देते हैं। अब चलिए, अब ध्यान दीजिए आप, ट्रायंगल पी एम एन में और पी क्यू आर में, ठीक है, दो ट्रायंगल है। देखिए पी एम एन को अगर बाहर निकालेगा क्या है, इस तरह से पी एम एन बनेगा, पी एम एन, और पी क्यू आर को बाहर निकालेगा तो कुछ बड़ा, इससे बड़ा रहेगा, वो बनेगा हमारा पी क्यू आर। ये दो हमारा त्रिभुजों क्या है, बाहर निकालनी है आपको समझाने के लिए, पी एम एन और पी क्यू आर, ठीक है। इसमें देखिए दो त्रिभुज है, तो इस दोनों त्रिभुज में आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल
पी एम एन तथा ट्रेंगल पी क्यू आर में, ट्रेंगल पी क्यू आर में, ठीक है। देखिए अब क्या देखे तो ट्रेंगल पी क्यू एम पी एम एन और पी क्यू आर में क्या कौन कौन पी दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ दोनों में। देखिए ट्रेंगल पी एम एन में भी एंगल पी है और त्रिभुज पी क्यू आर में भी एंगल पी है, यानी एंगल जो कोण पी जो हमारा क्या है दोनों में, दोनों त्रिभुजों में क्या है कॉमन है। तो लिखेंगे कोण पी बराबर है कोण पी के, क्यों है दोनों में क्या है कॉमन है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है मतलब दोनों में पाया जा रहा है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। चलिए और देखिए कोण m बराबर है कोण q के, क्योंकि समीकरण एक हमारा ये बोल रहा है, अभी हम सिद्ध किए हैं, ठीक है। हम लिखेंगे कि हमारा नहीं कोण m बराबर क्या है कोण q हमारा, ये तो p साबित हो गया सेम है क्योंकि दोनों एक कोण था, उभयनिष्ठ दोनों के लिए है। और कोण n बराबर कोण m बराबर है कोण q के, ये हमारा समीकरण एक बोल रहा है, यानी कोण m बराबर है कोण q के, ये हमारा क्या कौन बोलता है समीकरण एक बोल रहा है, समीकरण एक से, ठीक है। और कोण n बराबर होगा कोण r के, कोण n बराबर होगा कोण r के, ये हमारा क्या कौन बोल रहा है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 का रहा है, समीकरण 2 से। चलिए तीनों का देख लिए। अब देखिए हम लोग जानते हैं इससे पहले ही प्रमेय 6.3 को पढ़ चुके हैं, और 6.3 क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज में उनके संगत कोण इन दोनों त्रिभुजों में बराबर हो तो वो दोनों जो त्रिभुज होंगे वो क्या है प्रमेय 6.3 से दोनों त्रिभुज क्या है समरूप होंगे, इसको हम प्रूव भी किए हैं पिछले क्लास में। अर्थात इसमें देखिए तो इस एक कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और कोण n क्या है कोण r के बराबर है, अर्थात इन दोनों त्रिभुज में क्या है संगत कोण क्या है आपस में बराबर है, संगत कोण बराबर ऐसा हम लिख सकते हैं। अतः ट्रेंगल पी एम एन समांतर है, समांतर करते हैं समरूप है ट्रेंगल पी क्यू आर के, और कौन सा नियम से यहां लिखेंगे प्रमेय 6.3 से, या इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है कोण समरूपता के कसौटी से, या इसी का नाम है ट्रिपल ए या डबल ए, क्या बोलेंगे ए 3A समरूपता के कसौटी, समरूपता से लिख देते हैं, कसौटी उतना जगह नहीं इसलिए क्या है इतना लिख देते हैं, आपको इतना तो दिमाग में आएगा क्या है कौन से नियम से किए हैं प्रमेय 6.3 से किए हैं, प्रमेय 6.3 से क्या है ये हमारे दोनों त्रिभुज क्या है समरूप साबित हो गए। अब ध्यान दीजिए जैसे हमें दोनों त्रिभुज समरूप साबित हो गए, अर्थात इसके जो हैं संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो भी बराबर हो जाएगा अपने आप। हमने इन दोनों त्रिभुजों क्या है उनके संगत कोण बराबर है, इसलिए हम प्रमेय 6.3 का इस्तेमाल करते हुए क्या है हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। और यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इन दोनों त्रिभुजों का जो भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है बराबर होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अगला स्टेप हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि पीएम और पीक्यू का अनुपात, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे जगह बनाते हैं, और अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं तो इसमें कोण m ट्रेंगल पीएमएन और ट्रेंगल पीक्यूआर में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि पीएम बटे पीक्यू का अनुपात बराबर होगा, अच्छा देखते हैं थोड़ा सा, पीएम बटे पीक्यू का अनुपात बराबर होगा पीएन और क्यूआर के अनुपात के, पीएन और क्यूआर के अनुपात के, और पीएन और पीआर के अनुपात भी बराबर होगा। क्या कर दी तो पीएम पीक्यू के बराबर सही है, और एम एन बराबर है क्यूआर के, एम एन बराबर है क्यूआर के, ठीक है। यहाँ क्या है एम एन बराबर है क्यूआर के, यानी बटा अनुपात है ना वो बराबर बोल रहे हैं हम, और पीएन था आरएन का अनुपात बराबर होगा, मतलब पीएन और आरएन का अनुपात क्या है बराबर होंगे इन दोनों आपस में। अर्थात इस प्रकार से क्या है यदि दोनों त्रिभुज क्या है समरूप हैं, ट्रेंगल पीएमएन और पीक्यूआर दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या है बराबर होगा, जो कि बराबर यहाँ पे कर दिए। अब ध्यान से क्या है इस जानकारी का हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या है इसका इस्तेमाल करते हैं पी एम क्यू और एम एन बटे क्यू आर के, इस जानकारी का इस्तेमाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पी एम बटे पी क्यू
बराबर पी एम एन बटे क्यू आर। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण, इसको मानते हैं हम समीकरण, ये दो मान लेते हैं यहां पे समीकरण क्या है, इसको हम समीकरण 3 मानते हैं। चलिए अब क्या है, आप ऐसा करते हैं, आप लोग वीडियो रोकिए और इसको उतार लीजिए यहां तक, फिर हम इसको आगे प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको आपको मिटाना पड़ेगा, जो इधर वाला भाग है ना उसको हम मिटाएंगे, ताकि हम क्या है तीनों को कोनों कोनों क्या है हम अपने आप समरूप साबित नहीं संगत कोण बराबर है ऐसे साबित कर पाए, इस बारे जानकारी। ठीक है, चलिए वीडियो रोकिए उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उतार लिए, उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब एक फटाफट जाए, फोटो हो गया। अब क्या है, इसको हम मिटाते हैं इधर, और वहां से जो यहां से क्या है हम आगे इधर एजा बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्योंकि बोर्ड पे जगह कम होता है और ये दोनों जो प्रूफ है क्या थोड़ा सा लंबा लंबा है, तो थोड़ा सा जगह की जरूरत पड़ता है, तो मिटाना पड़ता है। ठीक है, दोबारा मिटा के लिखना पड़ता है। चलिए मिटा दिए इसको हम, उतार लिए इसको, चलिए मिटाते हैं इसको हम। ठीक है, इस वाले पार्ट को मिटाते हैं यहाँ पे, मिटा दिए इसको, तो उतार ही नहीं मैंने, पूरा उतार लीजिएगा एक बार वहां तक, इसको मिटा देते। ठीक है, मिटा दे इसको हम, मिटाते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब क्या है, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ये एम पी एम बटे क्यू पी क्यू बराबर होगा एम एन और क्यू आर के, एम एन बटे क्यू आर के, ये हमें समीकरण 3 लिए हैं इस वाले जानकारी का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपको एक बात और दिया गया था, क्या दिया गया था कि इन दोनों त्रिभुज क्या है, ट्रेंगल ए बी सी और पी क्यू आर के समगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होगा। अर्थात आपको ये दिया गया था, आपको दिया गया था, क्या दिया गया था कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, और ये बराबर है ए सी बटे पी आर के। ये आपको दिया गया था, यहां बोल रहा है संगत भुजा क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, ये दिया गया था। इससे हमको एक जानकारी निकालना है, क्या जानकारी निकालना है, हमको इस वाले पार्ट को बाहर निकालते हैं। ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, बी सी बटे क्यू आर के, इस पर जानकारी को हम आगे बढ़ता निकालते हैं, क्योंकि इसका हम इस्तेमाल आगे करने वाले हैं। चलिए करते हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं, और इसको थोड़ा सा हम आगे सोल्व करते हैं। तो अगला स्टेप में लिख सकते हैं हम इस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए, हम लोग जानते हैं कि ए बी बराबर होगा पी एम और ए सी बराबर होगा पी एन, क्योंकि हमने ऐसा रचना ही किया था। अर्थात हम लिखते हैं, जानकारी हमको क्या पता है, हमको पता है कि ए बी बराबर है, किसके बराबर है, ए बी बराबर है पी क्यू पी एम के, ए बी बराबर है क्या है, पी एम के। ठीक है, चलिए तो इस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी बराबर किसके, पी एम के, लिख सकते हैं यहाँ पे पी एम बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर के। इसको कैसे लिखें, यहाँ पे कारण लिखना चाहें तो कारण लिख किससे लिखें, हम रचना से लिखे, रचना से, रचना से, इसलिए कारण लिखना जरूरी होता है, इसलिए क्या है कारण लिख लीजिए रचना से। अब क्या है, इसको हम समीकरण यहाँ 3 माने थे ने, इसको क्या हम समीकरण 4 मानते हैं, समीकरण 4 इसको मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, 4 से देखिए तो समीकरण 3 हमारा क्या कर रहा है, समीकरण 3 कह रहा है कि पी क्यू बटे पी एम बटे पी क्यू बराबर है एम एन बटे क्यू आर के। समीकरण 3 क्या बोल रहा है कि पी एम बटे पी क्यू बराबर है किसके बराबर है, क्यू आर बटे एम एन बटे क्यू आर के। समीकरण नहीं कह रहा है कि पी एम बटे पी क्यू बराबर है एम एन बटे क्यू आर के, ये मैं समीकरण 3 कह रहा है। और समीकरण 4 कह रहा है कि पी एम बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, अर्थात इतना बराबर क्या है, बी सी बटे क्यू आर। हम लिख सकते हैं, इससे अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अर्थात ये क्या हो गया, एम एन यहाँ है ना, थोड़ा जानकारी लिखते हैं यार, एम एन है, ठीक है। चलिए अर्थात बोल सकते हैं अगला स्टेप में क्या बोल सकते हैं कि एम एन
बटे क्यू आर बराबर है BC बटे क्यू आर के। ठीक है, ये आपका देखिए तो क्यू आर से क्यू आर समाप्त हो जाएगा। चाहे तो आप यहां से समाप्त कर सकते हैं, पर क्या है अगर ना चाहे तो एक स्टेप और आगे बढ़ लीजिए। सिंपल क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्या हो जाएगा आपका एम एन बराबर एम एन गुने क्यू आर जाएगा एम एन, या सिंपल यार क्यू आर को क्या है बराबर को उधर भेज दीजिए। यहाँ एम एन तो है भी सही से, एम एन बराबर सिंपल यहाँ BC है ना, BC बटे क्यू आर। और देखिए तो इधर वाला क्यू आर क्या है, एम एन के साथ यहाँ पे भागा में बराबर का दूसरी भेजेंगे क्या है, गुना आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ गुना आ गया क्यू आर, क्यू आर से क्यू आर समाप्त हो गया। फाइनली क्या मिला आपको, फाइनली आपको मिल जाएगा एम एन बराबर है BC के। एम एन क्या है बराबर है BC के। इसको क्या है आप समीकरण अगला समीकरण मान लीजिए। समीकरण क्या है, 4 यहां तक मान चुके थे, समीकरण 5 इसको मानते हैं। समीकरण 5 जो कि क्या है एम एन बराबर है BC के। जो हमारा एम एन है वो बराबर है BC के। ठीक है, चलिए हमें समीकरण 5 से प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है यार, इतना फैला कहे लिख दिया, इसको थोड़ा सा स्मॉल में लिखता। AB बटे PQ बराबर रहेगा AB बटे PQ बराबर रहेगा BC बटे QR के और AC बटे PR के। ये हमको PR के ये हमको दिया था। ठीक है, दिया है। जगह बचे इसलिए क्या थोड़ा सा इसको हम स्मॉल कर दिए। ठीक है, जानकारी वही है पर थोड़ा सा हम छोटा छोटा लिख दिए, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब क्या हम यहाँ से समीकरण 5 के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समीकरण 5 से आगे देखिए क्या बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए आप ट्रेंगल PMN और ट्रेंगल ABC में, पिछली बार हमने क्या देखा था, ट्रेंगल PMN और PQR में, PMN और PQR में हमने यहाँ पे देख चुके हैं। अब क्या देखेंगे, ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल PMN में। ट्रेंगल ABC तथा ट्रेंगल किसमें, PMN में, PMN में। चलिए इन दोनों त्रिभुजों में PMN में आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ABC और PMN में देखिए AB बराबर है PM के, AB बराबर है PM के और हमारा AC बराबर है PN के। AC बराबर है, यहां लिखेंगे AC बराबर है PN के। क्यों है, रचना से, क्योंकि हमने ऐसा रचना ही किया, कंस्ट्रक्शन ही हमने इसमें ऐसा किया था रचना से। और देखिए अभी अभी हमने क्या है BC बराबर है MN के, ये भी अभी अभी क्या है हमने प्रूफ कर लिया समीकरण 5 से। तो हम बोल सकते क्या है कि हमारा क्या है BC बराबर है, ये BC क्या है बराबर है किसके, MN के बराबर है, MN के बराबर है। ये किससे हुआ है, समीकरण 5 से। समीकरण इसका नाम क्या है 5 है ना, समीकरण 5 से। ध्यान दीजिए तो दोनों त्रिभुज में ABC में और PMN में, ये दोनों त्रिभुज क्या है, इनके संगत जो भुजाएं हैं वो क्या है आपस में बराबर है। अतः हम लोग कह सकते हैं, आप लोग क्लास 9th में एक और नियम पढ़े होंगे, वो क्या है SSS सर्वांग समता का नियम, सर्वांग समता का नियम। ये नियम आप लोग क्या है क्लास 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, ओहो दिखने रहा है क्या, ऐसे करते हैं थोड़ा सा इसमें इंक भर देते हैं ताकि आपको सही दिखे। क्लास वाला लंबा तो खैर होगा क्योंकि ये प्रूफ है, प्रूफ वाला क्लास वाला लंबा हो ही जाता है, क्या कर सकते हो उसमें, पर थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये पूछेगा नहीं एग्जाम में, पर क्या है कॉन्सेप्ट जानना जरूरी रहेगा, अच्छा रहेगा, ताकि कौन सा स्टेप कैसे बढ़ता है आपको समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि SSS सर्वांग समता का नियम क्या कहता है, यदि दो त्रिभुज में दोनों त्रिभुजों का संगत त्रिभुजों का भुजाओं बराबर है, मतलब ट्रेंगल ABC इसको मान लीजिए, उसको क्या है MN में, अगर MNO मान लीजिएगा दोनों त्रिभुज को, तो ये भुजा यदि बराबर हो इस भुजा के, और ये भुजा बराबर हो इस भुजा के, और ये भुजा बराबर हो इस भुजा के, अर्थात दोनों त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज SSS सर्वांग समता का नियम से बोल सकते हैं, दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम त्रिभुज मतलब क्या होता है, जस्ट फोटोकॉपी, मतलब उसका शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, मतलब ये भी त्रिभुज होगा, ये भी त्रिभुज, इन दोनों का जो माप होगा ना वो भी क्या है समान रहेगा। ये 5 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी 5, ये 10 रहेगा तो ये भी 10, ये 20 रहेगा तो ये भी क्या है 20, मतलब शेप एंड साइज दोनों क्या है बराबर होते हैं सर्वांगसम आकृति में। और जब दोनों त्रिभुज में संगत भुजाएं अगर बराबर हो जाएं, संगत भुजाएं बराबर साबित हो जाएं, तो हम बोल सकते हैं क्या है कि SSS सर्वांग समता के नियम से क्या है दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांगसम है। ध्यान दीजिएगा,
इसमें सर्वाक्षम और समरूपता में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। सर्वाक्षम आकृति के लिए दोनों त्रिभुजों का जो भुजाएं होता है आपस में संगत भुजाएं बराबर होता है, पर समरूप आकृति में दो त्रिभुज के जो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समझ में आ रहा है समरूप और सर्वाक्षम में अंतर? सर्वाक्षम में भुजाएं ही बराबर हो जाता है, दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर हो जाता है, पर समरूप आकृति में दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सर्वाक्षम हो रहा है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अर्थात हम ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल पी एम एन, ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल पी एम एन क्या है? दोनों सर्वाक्षम साबित हो गया। बोल सकते हैं ट्रेंगल ए बी सी सर्वाक्षम है ट्रेंगल पी एम एन के। कौन सा नियम से? तो एस 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 सर्वांग समता का नियम से, सर्वांग समता के नियम से चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रायंगल जो नियम जो है एस एस सर्वांग समता का नियम ये आपको समझ में आया होगा। मिटा दे इसको, क्लास 9 में इसको पढ़े होंगे पहले से, आप यहाँ बस इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। अब देखिए क्या है, अगर ये दोनों त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी बराबर हो गया ट्रायंगल पीएमएन के, यदि ट्रायंगल एबीसी कहाँ है? ट्रायंगल एबीसी यदि बराबर हो गया आपको ट्रायंगल पीएमएन के, तो हम बोल सकते हैं अर्थात इन दोनों त्रिभुजों के भुजाएं भी आपस में संगत भुजाएं आपस में बराबर होगा और संगत कोण भी इनके आपस में बराबर होगा। अर्थात जो एबी है बराबर होगा पीएम के, एसी बराबर है पीएन के और एमएन बराबर है बीसी के। इससे तो हमने इसको सर्वाक्षम प्रूफ किया ही है। अर्थात इसका कोण भी ये कोण बराबर इसके कोण के बराबर होगा, बी बराबर होगा एम के, सी बराबर होगा एन के, ये भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वाक्षम है। सर्वाक्षम में हर चीज बराबर होता है, भुजा भी कोण भी। ठीक है, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर, यहां लिखेंगे तो एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, मतलब कोण ए बराबर होगा कोण पी के, और कोण बी बराबर होगा कोण एम के, और कोण सी बराबर होगा कोण एन के। इतनों किससे होगा? हम लिख सकते हैं किससे होगा, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी सर्वाक्षम है ट्रायंगल पीएमएन के, अर्थात दोनों सर्वाक्षम है दोनों त्रिभुज। ठीक है, अब क्या है, इसको भी इसका भी नाम लिख दीजिए। क्या है इसका नाम? रखिए इसको आप समीकरण कितना था? समीकरण 5 तक मान चुके थे, समीकरण 5 तक नाम आ गया था। इसको मान लीजिए समीकरण 6, इसको मान लीजिए समीकरण 7, और इसको मान लीजिए क्या है? समीकरण 8। ये तीनों जानकारी क्या है? तीनों को समीकरण का नाम दे दिए। अब देखिए क्या है, अब हम लोग समीकरण 6 से समीकरण 6 करें, नहीं चलिए समीकरण 7 और समीकरण 1 को देखते हैं। अब यहां करेंगे, अब समीकरण किसे? समीकरण 7 तथा समीकरण क्या है? समीकरण 7 और समीकरण 1 से बढ़ते हैं। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 7 क्या कर रहा है? समीकरण 7 कर रहा है कि कोण बी बराबर है कोण एम के। सही है, अर्थात कोण बी बराबर कोण एम के, और समीकरण 1 बोल रहा है कोण एम बराबर है कोण क्यू के। कोण एम बराबर किसके बराबर है? कोण क्यू के। ये हमारा समीकरण 1 का रहा है। अर्थात तीनों कोण आपस में बराबर होगा, अर्थात कोण एम बराबर है कोण क्यू के, तो मतलब इसका मतलब है कोण क्यू बराबर कोण एम बराबर होगा कोण बी के, मतलब तीनों कोण बी एम क्यू, ये तीनों कोण क्या है? आपस में बराबर होंगे, जो हो गया यहाँ पे समीकरण 7 और समीकरण 1 से हम लोग यहाँ प्रूफ किए हैं। अर्थात इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के। ठीक है, चलिए, और इसी पर इसको क्या समीकरण आप मान सकते हैं 8 तक मान लीजिए, इसका नाम क्या है? 9 रख लीजिए, समीकरण 9 से। और फिर आगे बढ़ते हैं, समीकरण ये 7 और 1 दिए थे, अब क्या है? हम समीकरण 8 और समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 8 और तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए, तो समीकरण 8 क्या कर रहा है? कोण सी बराबर है कोण एन के। समीकरण 8 बोल रहा है कोण सी बराबर है कोण एन के, और समीकरण 2 क्या बोल रहा है? समीकरण 2 बोल रहा है कोण एन बराबर है कोण आर के। कोण एन जो बराबर किसके? कोण आर के बराबर है। अर्थात क्या बोलेंगे? हम बोल सकते हैं कि कोण सी बराबर किसके बराबर है? कोण सी बराबर है कोण आर के, क्योंकि आपस में तीनों बराबर है। अर्थात कोण एन बराबर कोण आर के है, कोण एन बराबर क्या है? कोण सी के, यानी सी एन और आर दोनों तीनों कोण क्या है? आपस में बराबर है।
ये हमारा समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 10। देखिए आखिरकार तीनों कोण हमारा बराबर हो गया। पहला क्या था, कोण क्या बराबर करना था, ये बराबर करना था हमें कि एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर से। देखिए तो समीकरण 6 क्या बोल रहा है हमारा, समीकरण 6 क्या बोल रहा है, एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, मतलब कोण ए बराबर होगा कोण पी के। ये हमारा समीकरण 6 कह रहा है। समीकरण 9 कह रहा है कि एंगल बी कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के। और समीकरण 10 हमारा कह रहा है कि कोण सी बराबर होगा कोण आर के। अर्थात हम लिख सकते हैं कि समीकरण 6, 9 और 10 से हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर है एंगल आर के। अर्थात हमको जो प्रूफ करना था उसको प्रूफ कर दिए हैं। अब थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा और फॉर्मेटिव बचा हुआ है, 1-2 स्टेप, उसको आगे बढ़ना है। ठीक है, कर दे आगे, मिटा दे इसको, इसको तो उतार लिए होंगे पहले ने, मिटा दे इसको, ने मिटा दे इसको। ठीक है, चलिए इस समीकरण 1-2 का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए, क्या है इसको मिटा दें। ठीक है, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल कुछ है नहीं, मिटा दे इसको। ठीक है, मिटा दें। चलिए अब हम यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि अतः, या लिख सकते हैं अतः समीकरण 6, 9 और 10 से, समीकरण 6, 9, 9 तथा 10 से यह सिद्ध होता है कि, यह सिद्ध होता है कि, होता है कि, यहां पर सीधा लिख देते हैं, सिद्ध होता है कि एंगल 6 क्या कर 6 का रहा है एंगल ए बराबर एंगल पी के, मतलब कोण ए बराबर है कोण पी के, और कोण बी कोण 9 का रहा है कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के। और ये 10 बोल रहा है, 10 बोल क्या बोल रहा है, कोण सी बराबर है कोण आर के, कोण सी बराबर है कोण आर के। ये हमको सिद्ध करना था, हमको सिद्ध कर दिए। तथा हमको क्या है, इसमें हमको दोनों त्रिभुज में क्या है, इसका इनके भुजाओं का अनुपात दिया गया था, बराबर दिया गया था, मतलब हमको दिया गया था कि ए बी बराबर है पी क्यू के, यहाँ पे दिया गया है उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं जो दिया गया है हमारा जानकारी। क्या दिया, ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, बी सी बटे क्या है क्यू आर के, और ये बराबर है ए सी बटे पी आर के। देखिए तो दो त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में, देखिए तो तीनों संगत भुजाएं आपस में, संगत कोण आपस में तीनों संगत कोण क्या है, बराबर है, ऐसा हमने सिद्ध कर दिया है। और उन दोनों त्रिभुज में दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, ऐसा हमको प्रमेय में दिया गया ही था। अर्थात दो त्रिभुज के समरूप होने के जो दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है समीकरण। किसी भी दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए क्या है, दो कंडीशन चाहिए। पहला क्या है, पहला है कि उन दोनों त्रिभुज के संगत कोण क्या है, बराबर है, जो कि इसमें बराबर है दिख रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो, तो संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या आपस में बराबर है। अतः लिख सकते क्या लिखते हैं, अतः ट्रेंगल ए बी सी समरूप है ट्रेंगल पी क्यू आर के। चलिए फाइनली हमारा ये क्या है, प्रूफ हो गया। ये हमारा जो प्रमेय है, प्रमेय 6.4 वो क्या फाइनली क्या है, हमारा प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे समझ जाते हैं इसको क्या है, आसानी से आराम से वीडियो रोकिए और आसानी से क्या है उतार लीजिए पहले यहां से वहां तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए उतार लिए। चलिए उम्मीद करते हैं ये जो प्रमेय 6.4 जो है 6.4 है ना, तो प्रमेय 6.4 जो कहता है इसका जो मतलब है वो आपको समझ में आया होगा, जो पहले समझाए थे, और उसका प्रूफ जो हम समझाए हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। हर एक स्टेप को हम कोशिश किए हैं कि छोटा से छोटा डिटेल को भी हम समझाएं, छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट को जहाँ पे हम इस्तेमाल किए हैं उसको भी हम समझाएं, और हर एक हम समझाएं भी हैं। ठीक है, उम्मीद किया आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, हम जो समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने की हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, तब तक के लिए यदि आपको इस चैप्टर के पिछले क्लास को देखना है तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट के लिंक आपको दिख रहा होगा,
प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए, इससे जितना भी प्रीवियस क्लास है सारे सीक्वेंस वाइज के, क्लास 1 से लेके क्लास यहाँ शायद 75 या 76 क्लास हो चुका है, सारे क्लास आपको सीक्वेंस वाइज से आपको मिल जाएंगे, आप उसको आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही सोचते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए इसी प्रकार से। बाय।